गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल है? आवाज़ आ रही है अब आपको? उम्मीद है कि अब आवाज़ आ रही होगी। अब मैं दोबारा से स्टार्ट करने लगी हूँ। अब आप देख लो और मुझे फीडबैक दो, आवाज़ आ रही है या नहीं। चेक करो, मैंने मैसेज किया। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या है? आपको क्या लगता है पर्सनल हाइजीन सुन के इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी? उस दिन मैंने आपको क्या टॉपिक पढ़ाया था लास्ट टाइम हमारा टॉपिक था, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ? क्रिटिकल नर्सिंग केयर। और आप लोग इस चीज़ में स्पेशलाइज कर रहे हो आईसीयू सीसीयू में। तो आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं? आपके पास जो ज़्यादातर पेशेंट होते हैं वो अनकॉन्शियस होते हैं या डिपेंडेंट होते हैं? पेशेंट खुद से अपने लिए कोई भी काम नहीं कर सकते, तो उनको ज़रूरत होती है असिस्टेंस की। तो पेशेंट को बात दिलवाना, पेशेंट को ब्रश करवाना और ये सारी चीज़ें हमने खुद से देखनी होती हैं। तो क्या है पर्सनल हाइजीन? है पर्सनल हाइजीन में क्या क्या चीज़ें आएंगी? पेशेंट को बात दिलवाना। अब केयरफुली देख लो, बहुत खुश हो रहे हो सारे, आवाज़ आ रही है, मुझे लग गया पता। अब आप ध्यान से लेक्चर देखोगे। क्या क्या है? बात दिलवाना, पेशेंट को ब्रश करवाना और कॉमिंग करना, ठीक है। और इसके अलावा क्या है? ड्रेसिंग है, शेविंग है, अप्लाइंग मेकअप है, ठीक है। और पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो जितना अपने लिए खुद से कर सकता है वो करे, ठीक है। जैसे कि पेशेंट कहता है कि मुझे सोप दे दें, मैं खुद वॉश करना चाहता हूँ फेस, मैं खुद ब्रश करना चाहता हूँ। ड्रिप्स लगी होती हैं, फिर भी पेशेंट इस तरह आराम आराम से हाथों से ब्रश कर रहे होते हैं ना, कितना अच्छा लग रहा होता है, आज मेरा पेशेंट खुद से ब्रश कर रहा है। और इसके अलावा पेशेंट जो है वो कहते हैं कि जब हम बात दिलवाते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट कहते हैं कि मैं अपने हाथ से सोप लगाऊंगा अपने चेस्ट पे, और इस तरीके से ना, तो वो सारी चीज़ बीच में आ जाती हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि मैंने मेकअप भी लिखा हुआ है, अप्लाइंग मेकअप। मेकअप कैसे पार्ट है पर्सनल हाइजीन का? मेकअप इसलिए पार्ट है कि कुछ लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि जब हम मेकअप में सिर्फ लिपस्टिक ही नहीं आती है, नेल पॉलिश नहीं आती, मेकअप में क्रीम लगाना, कॉमिंग करना और परफ्यूम लगाना, खुशबू लगा के फ्रेश होके बैठना भी जो है वो मेकअप का पार्ट है। तो जिन लोगों को पसंद है तैयार होकर फ्रेश होकर रहना, तो हमने उनको असिस्ट करना है इस चीज़ में। और जैसे कुछ कुछ डॉक्टर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि मेरा पेशेंट जो है जब हम राउंड के लिए आए तो खूबसूरत लग रहा हो, खूबसूरत नज़र आ रहा हो, तो हमने इन चीज़ों में पेशेंट को असिस्ट करना है। वाई इज़ क्लिनलीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पोर्टेंट है? क्लिनलीनेस इज़ नीडिड फॉर कम्फर्ट। कम्फर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है ना। इसके अलावा सेफ्टी है और हेल्थ के लिए। कंफर्टेबल फील करते हैं जब हम अपने आप को खुद आप पेशेंट को जब आप साफ़ सुथरा बिठाते हैं और बिल्कुल नीट क्लीन, नेक्स्ट शिफ्ट आने से पहले जब पेशेंट रेडी होता है तो पेशेंट अपने आप में कंफर्टेबल फील करता है और फील करता है कि मैं इन्फेक्शन फ्री हूँ और अपने आप में हेल्दी महसूस करता है। अगर एक पेशेंट 4 दिन से नहाया नहीं है और उसको कंटिन्यू फीवर हो रहा है और वो पसीने में भरा हुआ है, 4 दिन से कपड़े उतारे नहीं है, चेंज नहीं किया, तो क्या पेशेंट अपने आप को बेहतर फील करेगा? कभी भी नहीं वो फील कर सकता कि मेरी सेहत पहले से बेहतर हो रही, जब तक नहा धो के चेंज करके फ्रेश होके नहीं बैठेगा। और ये पाकिस्तान में रहते हुए ये मिथ भी है, जब तक लोग नहा ना लें, चेंज ना कर लें, अपने आप को बीमार बीमार महसूस करते हैं। क्लिनलीनेस मेंटेन द हेल्थ ऑफ द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। स्किन को मेंटेन करती है, स्किन की हेल्थ को और म्यूकस मेम्ब्रेन की, ठीक है। क्लीनलीनेस एक और इसके अलावा क्या करती है? प्रिवेंट करती है बॉडी और ब्रेथ अडोर्स को। अगर आपने ब्रश प्रॉपरली पेशेंट को करवा रहे हो तो उसके मुंह से स्मेल नहीं आएगी, बॉडी से स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। और प्रमोट करेगी रिलैक्सेशन को, पेशेंट रिलैक्स फील करेगा और उसकी सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगी पहले से। और इसके अलावा कुछ लोग जो है वो प्रेफर करते हैं शावर बाथ को। अब क्या है, कल्चरल और पर्सनल चॉइसेस सबकी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब जैसे कुछ लोग प्रेफर करते हैं शावर बाथ को, ठीक है, कुछ लोग प्रेफर करते हैं टब बाथ को। अब ये रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग है प्रेफरेंस भी, जिनके जिस तरह के रिसोर्सेज हैं वो उसी तरह से अपनी खुद वो जो है वो अवेल करने की कोशिश करते हैं। सम पीपल बाथ इन मॉर्निंग, कुछ लोग मॉर्निंग में बाथ लेना पसंद करते हैं, कुछ बेड टाइम पे। अब जैसे एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस है, या एक एग्जांपल है कि बॉयज़ जो हैं वो अर्ली मॉर्निंग सर्दियों में, गर्मियों में अर्ली मॉर्निंग नहा के जाना पसंद करते हैं, अर्ली मॉर्निंग बाथ लेना पसंद करते हैं ड्यूटी पे जाने से पहले, कॉलेजेस में, स्कूल्स में। और जो गर्ल्स हैं सर्दियों में
स्पेशली या नाइट में कह लो कि नहा के तो सो गई, है ना, ऐसे ही है ना गर्ल्स, नाइट में बाथ लिया और उसके बाद सो गए, तो बेड टाइम पे बाथ लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा सबकी बाथ लेने की फ्रीक्वेंसी भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, इंडिविजुअल और कल्चर वाइज भी वेरी करती है। कुछ लोग दिन में 2 से 3 दफ़ा बाथ लेना पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है वो दिन में सिर्फ एक दफ़ा सुबह में नहा लिया, जैसे कि मोस्टली जो है वो बॉयज़ करते हैं, दिन में एक दफ़ा नहा लिया, उसके बाद अगले दिन ही सुबह याद आया, कॉलेज या ड्यूटी पे ही या कहीं जाने से पहले। अच्छा, फिर इसके अलावा क्या है, कुछ लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते सोप, डिओड्रेंट, शैम्पू, टूथपेस्ट और अदर हाइजीन प्रोडक्ट्स। तो ये क्या है, ये उनकी पर्सनल चॉइस के अलावा उनका थोड़ा सा कल्चरल इफ़ेक्ट ऐसे भी है कि उनके रिसोर्सेज नहीं हैं, तो वो इतना ज़्यादा शैम्पू सोप यूज़ नहीं कर सकते, तो उनके पास जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो उन्हीं का ही यूज़ करते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो एलर्जिक होते हैं इन चीज़ों से, ज़्यादा खुशबू वाली चीज़ों से, कुछ लोग इस वजह से भी इस्तेमाल नहीं करते। क्या इसके बाद क्या है, प्रोटेक्ट करना है पेशेंट की प्राइवेसी को ड्यूरिंग हाइजीन एंड पर्सनल केयर प्रोसीजर्स। ठीक है, अब पर्सनल हाइजीन में जब आप जो है पर्सनल केयर से रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो, या आप पेशेंट को जो है वो कोई भी प्रोसीजर हाइजीन का कर रहे हो, तो आपने पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। जब आप वार्ड में हो तो आप क्या करोगे, बेड साइड स्क्रीन लगा ली, कर्टन अच्छे तरीके से टाई कर लिए, पेशेंट जो है जब कर्टन्स के अंदर कंफर्टेबल होगा, मेल हो या फीमेल हो, जब तक पेशेंट अपनी प्राइवेसी मेंटेन नहीं देखेगा तब तक पेशेंट कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। पेशेंट को की साइड्स पे स्क्रीन लगाना और कर्टन अच्छे तरीके से क्लोज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और तभी पेशेंट ये फील करेगा कि मैं कंफर्टेबल हाथों में हूँ, सिक्योर हाथों में हूँ, तो पेशेंट खुद में कॉन्फिडेंस फील करेगा। द नीड फॉर द क्लीनलीनेस एंड द स्किन केयर इज़ इफेक्टेड बाय, कब कब ज़रूरत पड़ती है, जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। ठीक है, स्वेटिंग किन कंडीशंस में होती है बताएं मुझे आप लोग, मैसेज करें। इसके अलावा वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग से क्यों चेंज करना पड़ेगा, वॉमिटिंग में बेसिकली क्या है कि अगर पेशेंट ने बेड पे वॉमिट कर दिया और उसके ड्रेस पे सारे वॉमिट पेशेंट ने अपने पास कर दिया, तब भी उसका ड्रेस चेंज करने की और पेशेंट को क्लीन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा यूरिन और बावल एलिमिनेशन हो गया। यूरिन और बावल एलिमिनेशन में क्या होगा कि यूरिनरी और बावल एलिमिनेशन क्या है कि जब पेशेंट ने बेड वेटिंग कर दिया, बेड पे यूरिन या स्टूल पास कर दिया। ड्रेनेज फ्रॉम द वोंड और बॉडी ओपनिंग से हो, अगर ड्रेन ओजिंग हो रही है, बॉडी सिक्रेशंस आ रही हैं, या ब्लीडिंग हो रही है, पस हो रही है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो तब भी ड्रेस ख़राब होगा, पेशेंट को नीट करने की ज़रूरत है, क्लीन करने की ज़रूरत है। हाइपोग्लाइसीमिया में होगी शादी है, ठीक है, और इसके अलावा किस चीज़ में होगी, अब हाइपोग्लाइसीमिया में तो एक दफ़ा होगी, ठीक है, जब इसकी शुगर लो है। पेशेंट हर वक्त हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं रहता, एक और सिचुएशन है जिसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, एक्टिविटी, अगर पेशेंट ने कोई एक्टिविटी की है, थोड़ा सा चल के आया है, तो उससे भी उसको स्वेटिंग होगी, ड्रेस गंदा हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, डेली की जो हमारी रूटीन केयर है, टेम्परेचर में, हाँ ठीक है सहर, टेम्परेचर में होगा। टेम्परेचर में अगर पेशेंट फीवर के साथ हमारे पास आया है तो उसको दिन में 2 से 3 दफ़ा पेशेंट को लाजमी स्वेटिंग होती है। क्यों 2 से 3 दफ़ा होगी बताओ। अच्छा, अब क्या है कि डेली रूटीन की जो केयर है उसमें एएम पीएम केयर आती है। एएम केयर कौन सी है, जो हम मॉर्निंग में प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, और पीएम केयर कौन सी है, जो हम इवनिंग में प्रोवाइड करते हैं। अब एएम केयर जो अर्ली मॉर्निंग हम करते हैं उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, पेशेंट को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करवा, सुबह सुबह पेशेंट को ब्रश करवा के, हेयर कॉम करके, पेशेंट का ड्रेस चेंज करके, सारी बेडिंग करके और ब्रश करवा के और फिर बिठा देना नाश्ते के लिए। और जब ओवर लेने वाले आते हैं, तो मॉर्निंग वाले जब आएंगे, ये जो एएम केयर है ये बेसिकली नाइट वाले करवा के जाएंगे, और जो पीएम केयर है ये इवनिंग वाले करवा के जाएंगे। ठीक है, ये एएम पीएम केयर में आता है। अब एएम केयर में क्या है, गिवन बिफोर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर। आफ्टर डिनर आ जाएगा पीएम और बिफोर ब्रेकफास्ट आ जाएगा एएम। असिस्ट विद द एलिमिनेशन, आपने मॉर्निंग में या इवनिंग में आपने असिस्ट करना है पेशेंट को एलिमिनेशन में, यानी कि वॉशरूम में या यूरिन स्टूल पास करने में। आपने क्या करना है कि इसमें आपने क्लीन करना है इनकॉन्टिनेंट पर्सन को। ठीक है, इसके अलावा असिस्ट करना है वॉशिंग फेस और हैंड्स में। अगर पेशेंट अपना हाथ मुंह धोना चाहता है तो आपने उसकी हेल्प करनी है।
प्रोवाइड करना है ओरल हाइजीन एंड पुट इन डेंचर, आपने पेशेंट की हेल्प करनी है ओरल हाइजीन प्रोवाइड करने में, ठीक है। और इसके अलावा डेंचर्स लगाने में आपने पेशेंट की हेल्प करनी है। डेंचर्स क्या होते हैं मुझे चैट में रिप्लाई करो। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, असिस्ट करना है विद ड्रेसिंग एंड हेयर केयर, आपने पेशेंट की हेयर केयर में और ड्रेसिंग में हेल्प करनी है। ड्रेसिंग में कैसे, अगर पेशेंट को ड्रिप लगी हुई है और पेशेंट कहता है कि मैं अपना ड्रेस चेंज करना चाहता हूँ, तो वो किस तरीके से करेगा, आपने उसकी हेल्प करनी है। कैसे आपने ड्रिप को रिमूव करना है और पेशेंट को कहना है कि बेड पे उठ के बैठ जाए, जब वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए तो फिर आपने उसका ड्रेस चेंज करवाने में हेल्प करनी है। लेकिन हाँ, आर्टिफिशियल टीथ है, ठीक है सिद्रा। क्या है कि लेकिन आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास आईसीयू में पेशेंट है और उसको ड्रिप लगी हुई है, तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ड्रिप कौन सी लगी हुई है। अगर पेशेंट को आइनोट्रॉप्स लगी हुई हैं, ड्रिप लगी हुई है मेडिसिन में, जैसे कि डोपाडाब्यूटा या नोराइड, या फिर पेशेंट को आइसोकिट है या कोई भी लाइफ सेविंग ड्रग लगाई हुई है, तो उसमें आप ड्रिप रिमूव करके तो फिर चेंज नहीं करवा सकते, इसलिए कि हम जो मेडिसिन है उसको हम डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते कुछ टाइम के लिए, ठीक है। वो कंटिन्यू चलना ऐसी मेडिसिन का बहुत ज़रूरी है। आपने फिर बेड पे ही पेशेंट का ड्रेस चेंज करना है विद मेडिसिन। अच्छा, ये भी हम आगे इसका भी तरीका देख लेंगे कि किस तरीके से करवाना है चेंज ड्रेस और अनड्रेस पेशेंट को किस तरीके से करना है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, पोजीशन द पर्सन फॉर ब्रेकफास्ट। जब आपने पेशेंट को सुबह सुबह ब्रश करवा दिया, ब्रश करवाने के बाद माउथ वॉश करवा दिया, वॉशरूम में ले गए, वॉशरूम में जाके कुछ पेशेंट कहते हैं कि हमने बेड पेन यूज़ नहीं करना, पेशेंट मुझे बेड से मूव करना अलाउ भी है, डॉक्टर ने मना भी नहीं किया हुआ और मैं चल के जा भी सकता हूँ, तो आप मेरे साथ हेल्प करें वॉशरूम में जाने में। तो आपने क्या करना है, पेशेंट का हाथ पकड़ना है, एक हाथ उसका शोल्डर पे रखवाना है अपने और दूसरा हाथ पकड़ना और पेशेंट को कहना है छोटे छोटे स्टेप्स लेके मेरे साथ वॉशरूम में चलें। जब पेशेंट चलेगा तो उससे कंफर्टेबल फील करेगा, इससे पेशेंट एम्बुलेट भी हो जाएगा और पेशेंट जो है वो वॉशरूम तक खुद भी चला जाएगा। जब वॉशरूम में जाए तो आपने पेशेंट के साथ जाना है, पेशेंट को वॉशरूम में बैठने में हेल्प करनी है। और जब पेशेंट वॉशरूम में चला जाता है, बैठ जाता है, तो आपने पेशेंट को बोलना है कि आप दरवाज़ा लॉक नहीं करेंगे, मैं आपके पास ही खड़ा हूँ। आप वॉशरूम के बाहर खड़े हो सकते हैं, वॉशरूम में भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन बैक साइड पे फेस करके। फिर इसके बाद क्या करना है, जब पेशेंट बेल करेगा, बेल देता है कि मैं फ्री हो गया हूँ तो अंदर आ जाए, तो पेशेंट को उठाना है और सिंक पे ले जाके उसका फेस वॉश करवाने में हेल्प करनी है। पेशेंट अपने हाथों से मुंह धोना चाहता है, अपने हाथ धोना चाहता है, बाजू धोना चाहता है, जो भी पेशेंट कंफर्टेबल जितना भी इजीली हो के कर सकता है, आपने उसकी हेल्प करनी है। इसमें क्या है, इसके बाद क्या है, पेशेंट जब आके बेड पे बैठ गया तो आप कोशिश करें जब पेशेंट वापस आया तो उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या है कि पेशेंट को आपने बेड पे नहीं, आपने पेशेंट को पेशेंट की कंफर्टेबल चेयर पे बिठा देना ताकि वहाँ पे बैठ के नाश्ता कर ले और आप बेडिंग कर दें, पेशेंट का बेड बना दें। पेशेंट अपने हाथ से नाश्ता करेगा और आप बेड बना देंगे। और ये तो हो गया ये हो गया कॉन्शियस पेशेंट के लिए। और जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसके लिए आपने क्या करना है कि पेशेंट को आपको 2 लोग इसमें आपकी हेल्प के लिए चाहिए होंगे, जो पेशेंट को मूव करवाएं और आप बेडिंग भी कर दें और साथ-साथ पेशेंट का ड्रेस भी चेंज कर दें। ये है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए। इसका तरीक़ेकार मैं आपको बताऊँगी साथ में हमारी नेक्स्ट हमारे लेक्चर में। पोजीशन द पर्सन फॉर ब्रेकफास्ट हो गया है, फिर आपने बेडिंग उसकी स्टार्ट कर देनी है। ओरल हाइजीन क्या है, हम ओरल हाइजीन के बारे में बार-बार डिस्कस कर रहे हैं। इसका अब ये होती क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है। माउथ केयर, कीप द माउथ एंड टीथ क्लीन। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये टीथ को और माउथ को क्लीन रखती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, प्रिवेंट करती है माउथ ओडोर से। फिर उसके बाद है प्रिवेंट करती है इन्फेक्शन से। फिर है इंक्रीज कंफर्ट, पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है। मेक फूड टेस्ट बेटर, फूड का टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है। प्रिवेंट करती है एक्टिविटी कैविटीज़ को, कैविटीज़ नहीं होती हैं। और मसल्स मस्ट बी डन फॉर, क्यों किन पेशेंट्स के लिए की जाएगी ओरल हाइजीन। वीक पर्सन की आपको खुद करनी पड़ेगी, जो कि अपना हाथ ऊपर ले जा के वीक हैं, खुद नहीं कर सकते। दूसरा, कंफ्यूज्ड पर्सन की, जो कंफ्यूज्ड हैं उनकी आप ओरल हाइजीन करोगे। और इसके अलावा कंफ्यूज्ड कौन से हैं, जो कि डिसोरिएंटेड हैं। अगर आप उन्हें कहेंगे ब्रश कर लो तो उन्हें समझ नहीं आएगी। आप उन्हें कहेंगे कि आप ये
ये पकड़े, मैंने इस पे पेस्ट लगा दिया, आप ये आप अपने मुंह में डालें और अपने टीथ को ब्रश करना शुरू करें, वो समझ नहीं पाएंगे, वो कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि वो डिसोरिएंटेड है, उन्हें पता नहीं हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। इसके अलावा पीपल दैट कैन नॉट यूज़ देयर आर्म्स, स्पेशली उनके लिए भी है जो कि अपने बाजू यूज़ नहीं कर सकते, जिनके दोनों हाथों पे जो है वो कास्ट लगी हुई है। कास्ट का आपको पता है, पीओपी कास्ट, ठीक है, या फिर उनके दोनों हाथ बर्न है इस सूरत में भी, या कोई दोनों बाजुओं की कोई स्पेशल सर्जरी हुई है, तब भी हमें खुद करना होगा। ओरल हाइजीन में क्या क्या चीज़ें आती है? ब्रशिंग द टीथ, गम एंड टंग है। फ्लोसिंग द टीथ यानी कि रिमूव प्लैक एंड टाटर। रिंजिंग द माउथ विद द माउथ वॉश, पेशेंट को माउथ वॉश सोल्यूशन देंगे, उससे कहेंगे इससे इससे माउथ अच्छे तरीके से रिंस करे और स्पिट आउट कर दे। ब्रश द टीथ इन एंड अप एंड डाउन मोशन, इस तरीके से पेशेंट के अप एंड डाउन में जिस तरह हम ब्रश करते हैं ब्रश करवाना है। और ऑल द सरफेस ऑफ द टीथ हमने अच्छे तरीके से क्लीन करवानी है। क्लीन द डेंचर्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओरल हाइजीन। अगर पेशेंट जो है वो आर्टिफिशियल टीथ लगाते हैं, जैसे कि आप सबको पता है नीलम, रोनाल्ड, सहर, सिद्रा, आप सब ने रिप्लाई किया है आर्टिफिशियल टीथ बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या करना है कि वो जो आर्टिफिशियल टीथ हैं उनको भी ब्रश करना है और पेशेंट को वापस अप्लाई करवा देना है, और अगर सोने लगा है तो फिर हम डेंचर नहीं लगवाएंगे, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने कार्टून्स में, मूवीज़ में भी टीथ को ब्रश करके ना, आर्टिफिशियल टीथ को, डेंचर को ब्रश करके ग्लास के अंदर उन्होंने उसकी बतीसी रखी होती है ना, उसी तरह। ऑब्जर्वेशन क्या है? जब आप पेशेंट को ब्रश करवा रहे हैं, माउथ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आपने चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। क्या क्या है? ड्राई माउथ उसका ड्राई तो नहीं है, अब आपकी ये ऑब्जर्वेशन है एज ए नर्स, आपने किन किन चीज़ों को देखना है। माउथ ड्राई तो नहीं है, क्रैक्ड तो नहीं है, ठीक है, स्वॉलन तो नहीं है, ब्लिस्टर तो नहीं हुए हुए लिप्स के ऊपर, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ख्याल रखना है। इन केस ऐसा कुछ है तो आपने उसको अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना है, नोट करना है और इन्फॉर्म भी करना है डॉक्टर को। अनप्लेजेंट माउथ ओडोर तो नहीं आ रही है, लूज या ब्रोकन या डिकेड टीथ तो नहीं है, किसी किस्म का टूटा हुआ या लूज टीथ तो नहीं। इन केस ऐसा होगा तो आपने डॉक्टर को दिखा के और उसको रिमूव करवा देना है। रिमूव क्यों करवाना है आर्टिफिशियल लूज या ब्रोकन टीथ को? क्या रीज़न होगी मुझे बताओ, इसके अंदर रिप्लाई करो। स्वेलिंग तो नहीं है माउथ पे, ऑब्जर्वेशन में आप देखोगे स्वेलिंग अगर है तो वो नोट करना है। आप जब भी मॉर्निंग, इवनिंग में या दोपहर में जो भी केयर प्रोवाइड कर रहे हो और माउथ वॉश में आपने देखा है तो आप अपने नर्सिंग नोट्स के अंदर मेंशन करोगे और नेक्स्ट शिफ्ट को भी बता के जाओगे कि मैंने ऑब्जर्व किया कि उसकी टंग बहुत रेड है और बहुत ड्राई है और पैची है या फिर क्रैक्ड है। तो आप इन्फॉर्म करोगे तो डॉक्टर उसके लिए कोई ऑइंटमेंट, कोई क्रीम, कोई मेडिसिन, कोई सोल्यूशन रेडी करेंगे, फिर वो कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे और हम वो इम्प्लीमेंट करवा देंगे और पेशेंट बेटर फील करेगा। स्वेलिंग, रेडनेस, सोर, ब्लीडिंग तो नहीं है, वाइट पैचेस तो नहीं है। वाइट पैचेस क्या होते हैं? वाइट पैचेस बताओ, माउथ के अंदर या टंग के ऊपर वाइट पैचेस क्या होते हैं? अच्छा, इसके बाद आप ब्लीडिंग या स्वेलिंग या रेडनेस ऑफ गम्स की भी चेक करेंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि पेशेंट जो है वो आपके पास अनकॉन्शियस है और आप अनकॉन्शियस और डिपेंडेंट है, मल्टीपल मेडिसिन जा रही हैं, लेकिन गम्स में से और टीथ में से कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हमें उसके लिए कॉन्शियस होना ज़रूरी है या नहीं? ठीक है, आपने मुझे इसके लिए, अब आज मैं आप लोगों को ये असाइनमेंट दे रही हूँ कि अगर पेशेंट ब्लीड कर रहा है गम से, ठीक है, या टीथ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और पेशेंट स्किन ड्रग्स जा रही हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमने किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। आगे वीकेंड भी आ रहा है, सैटरडे संडे है आपने मुझे मंडे को ये सबमिट करवानी है रीज़न। अच्छा, फिर उसके बाद है लूज या चिप्ड और ब्रोकन डेंचर तो नहीं है, ये आपने देखना है। और पेशेंट की कंप्लेंट, रिप्लाई नहीं आया, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, कॉन्शियस होना चाहिए, क्या कॉन्शियस होना चाहिए? अच्छा, कुछ पेशेंट जो हैं वो, सम पेशेंट्स विल बी एबल टू परफॉर्म ओरल हाइजीन, कुछ लोग ओरल हाइजीन खुद से कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। अदर मे नीड यू टू असिस्ट विद ओरल हाइजीन, कुछ लोगों को ओरल हाइजीन करने के लिए आपकी ज़रूरत होती है, आपको हेल्प करनी पड़ती है। फिर उसके बाद है सम मे नीड यू टू प्रोवाइड द केयर फॉर दैम, कुछ लोगों को केयर की ज़रूरत चाहिए होती है कि आप उनकी हेल्प करें।
सब लोग प्रेजेंट क्यों नहीं आ रहे हो? कुछ लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद ओरल हाइजीन इज़ इंक्लूड इन इन आवर डेली एक्टिविटी लाइफ के अंदर ज़रूरी होता है। इट शुड बी प्रोवाइडेड इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में मॉर्निंग केयर, ओरल हाइजीन, माउथ केयर प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर मील, हर खाने के बाद ब्रश करना ज़रूरी है। एंड एट बेड टाइम, और जब बेड पे जा रहे हैं उससे पहले भी ब्रश करना ज़रूरी है। हबीबा, सहर, रोनल्ड, नीलम, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा है, मुझे बताओ कि अगर कोई दांत लूज है, कोई टीथ लूज है, तो उसको जो है वो उसका उसके लिए रिपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है? और उस मैंने आपको कहा है कि उस टीथ को रिमूव करवा देते हैं जो लूज होता है या डिकेड होता है, गिरने वाला होता है, स्पेशली अनकॉन्शियस पेशेंट का। तो ऐसा क्यों करते हैं, मुझे उसकी रीज़न बताओ। मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया। ठीक है इफ़रा, समझ आ गई? और असाइनमेंट ये है कि पेशेंट इन एंटी इस्कीमिक ड्रग्स पे है। लास्ट स्लाइड पे था, ये पिछली वाली स्लाइड पे है। स्लाइड को ध्यान से देखो कि पेशेंट एंटी इस्कीमिक ड्रग्स पे है। मैंने आपको लास्ट एक पीछे एक असाइनमेंट दी थी एंटी इस्कीमिक ड्रग्स की, आपको याद होगी। तो उसमें मैंने आपने वो तो असाइनमेंट तो कर लिया, लेकिन मैंने जो आपको अभी दिया वो ये है कि पेशेंट को ब्लीड कर रहा है, स्वेलिंग है और रेडनेस है, और गम से और टीथ से ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, और पेशेंट एंटी इस्कीमिक ड्रग्स पे है। ठीक है, तो उसकी क्या रीज़न होगी उसके ब्लीड करने की, और हमने किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, कॉन्शियस होना है? मुझे ये आपने बताना है। एनगल्फ होने के, कहाँ एनगल्फ हो जाएगा? स्टक कहाँ होगा? अच्छा, ओरल हाइजीन इंक्लूड्स हो गया। अच्छा, ओरल हाइजीन इज गिवन एवरी 2 आवरली, आपने देना है। ओरल हाइजीन आपने एवरी 2 आवर्स देनी है फॉर द कोमाटोज पेशेंट। और इसके अलावा क्या है कि पेशेंट विद अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है उसको भी आपने ओरल हाइजीन प्रोवाइड करनी है। पेशेंट रिसीविंग ऑक्सीजन, पेशेंट ऑक्सीजन पे है तो भी। ठीक है, हाँ ठीक है। ओरल कैविटी में एनगल्फ हो सकता है। एनगल्फ हो सकता है का क्या मतलब है? अगर पेशेंट जो है वो ड्यू टू ब्लीडिंग एयरवे ब्लॉक हो सकती है, नहीं। ये क्वेश्चन लिख कर सेंड कर दें। ओके, मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगी। अच्छा, अब ये जो आप कह रहे हो एयरवे ब्लॉक कर सकता है, ये वाली बात ठीक है, एसोफेगस या लेरिंक्स में। अब बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि जब पेशेंट अनकॉन्शियस है और पेशेंट का टीथ जो है वो टूटने वाला है और आप डेली उसको माउथ वॉश करवा रहे हो, तो आप उसको खुद से ब्रश करवा रहे हो और उसके अच्छे से टीथ साफ कर रहे हो, और जो है पेशेंट जो है वो बता भी नहीं सकता कि मुझे पेन हो रही है या वो दांत गिरने वाला है, आपने एक दफ़ा नोटिस किया, दूसरी दफ़ा किया, तो ड्यूरिंग माउथ वॉश, ड्यूरिंग टीथ क्लीनिंग, वो जो उसका वो जो टीथ है वो उसकी ओरल कैविटी में या एयरवे में भी गिर सकता है। ठीक है, ट्रेकिया में गिर सकता है और ब्लॉकिंग करवा सकता है और चोकिंग करवा सकता है। तो क्या करना है कि उस टीथ को रिमूव करा देना है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि पेशेंट आईसीयू में है। आईसीयू में कभी भी पेशेंट जो है वो क्रैश कर सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, अरेस्ट में जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जाता है और उसे ईटीटी पास करनी पड़ती है, तो इस सिचुएशन में जब ब्लेड के साथ माउथ को इस तरह से ओपन करते हैं तो उसमें जो टीथ हैं, जो कि बिल्कुल लूज टीथ भी होते हैं, वो भी टूट जाते हैं और पीछे चले जाते हैं। बुजुर्गों का ज़्यादातर ऐसा होता है। तो इस तरह से जो दांत होते हैं, दांत इवन जो नर्सिंग में हैंड ओवर टेक ओवर में ये भी ड्यूटी में आता है कि आप पेशेंट के जो टीथ लूज टीथ है वो भी ओवर में दे के जाते हैं कि पेशेंट के को आप माउथ ओपन करके देख लें, फलाने फलाने टीथ अभी हैं। ठीक है, इसलिए कि किसी भी शिफ्ट में टीथ जो पेशेंट का दांत है वो एयरवे में गिर सकता है और पेशेंट जो है वो कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा सकता है। सैचुरेशन ड्रॉप करेगा और ब्लॉकेज की वजह से, चोकिंग की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, जिन लोगों ने एयरवे ब्लॉकिंग कहा है वो सबने ठीक कहा। हाँ, इट कैन कॉज डेथ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, प्रोवाइड ओरल केयर फॉर द कोमाटोज पेशेंट। अच्छा, मुझे ये बताओ आप लोगों को समझ आ रही है ठीक से? किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, आप ओरल केयर प्रोवाइड कर रहे हो कोमा के पेशेंट को। ठीक है, द माउथ ऑफ एन अनकॉन्शियस पर्सन में हैंग ओपन। ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट का मुंह ओपन रहता है, आपको पता है। ठीक है, कॉजिंग द माउथ एंड म्यूकस मेम्ब्रेन टू ड्राई। ठीक है, इससे ड्राई हो जाती है, तो पेशेंट के माउथ को लुब्रिकेट और
जो है वो ल्यूकिफाई रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओरल स्क्रीशन में अक्यूमुलेट इन द माउथ ड्यू टू द पर्सनस इनएबिलिटी टू कफ और क्लियर द थ्रोट, ठीक है। अब क्या है कि पेशेंट नॉर्मली आपने देखा है कि जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उन्हीं की स्क्रीशन बहुत ज़्यादा क्यों बनती है, क्वेश्चन आता है ना माइंड में। और जो हम लोग जब रात को सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो गले के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्रेशन फील हो रही होती है, तो कुछ लोग कफ करके स्पिट आउट करके उसको निकाल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है क्या उसकी रीज़न है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारे सिलियाज जो हैं, रूटीन में सिलियाज जो हैं वो एक साइड पे, सिलिया जो है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है और वो एक साइड पे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, जिससे स्क्रीशन ट्रेकिया से निकलते हुए ट्रेकिया से मूव करते करते थ्रोट में आना शुरू हो जाती है और एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो इनेबल पेशेंट होते हैं जो कि कफ करके उसको नहीं निकाल सकते, अनकॉन्शियस होते हैं, उनकी स्क्रीशन थ्रोट में ही जमा होना शुरू हो जाती है और एक वक्त आता है ब्लॉकेज करवा देती है, एक्यूमुलेशन हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में उस ऐसे पेशेंट्स का एयरवे क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो आईसीयू में पेशेंट होते हैं और अनकॉन्शियस होते हैं उनकी हम सक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, उसकी वजह यही होती है। एयरवे पास किया, सक्शन की और उसके बाद हमने, लेकिन ऐसे पेशेंट की बहुत अग्रेसिव सक्शन नहीं होती है, होती तो स्मूथ है लेकिन हम सक्शन करते हैं। दिस कंडीशन में लीड टू डिस्कम्फर्ट एंड द ग्रोथ ऑफ द पैथोजन। अब ओरल कैविटी ड्राई भी है, ठीक है, और स्क्रीशन भी जमा हो रही है, तो एक वक्त आएगा कि क्या होगा कि डिसकम्फर्टेबल भी हो जाएगा पेशेंट के लिए, पेशेंट कफ भी करेगा, चोकिंग भी करेगा और पेशेंट की सेचुरेशन भी ड्रॉप करेगी और साथ में पैथोजेंस भी बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए जब पेशेंट आईसीयू में 2-4 दिन रहता है, स्क्रीशन आपने देखा होगा डॉक्टर पूछते हैं स्क्रीशन कितनी आ रही है, सक्शन कितनी करनी पड़ रही है। सर आजकल हम सक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, पहले हम थोड़ी कर रहे थे। तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि चलो ठीक है, अब ना एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दो। एंटीबायोटिक क्यों स्टार्ट करवा दी कि सक्शन बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गया, इट्स मीन के पेशेंट को जो है वो इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट है, ऑलवेज वेयर ग्लव्स व्हेन परफॉर्मिंग ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन करते वक्त ग्लव्स पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने निगलेक्ट नहीं करना। पोजीशन द कोमाटोस पेशेंट ऑन हिज साइड, आपने जैसे कि स्लाइड में आपने पेशेंट को साइड पे कर लेना है, टर्न उसका फेस और फेस के नीचे टॉवल रखना है और साथ में किडनी ट्रे रखना और फिर उसका माउथ वॉश करवाना है। और माउथ वॉश में आप देख लें कि ये जो जैसे स्लाइड में शो हो रहा है ये टंग डिप्रेसर है, इसके ऊपर उन्होंने जो है वो हमने क्या करना है, हमने गॉज लपेटना है और फिर उसके बाद उसके माउथ को ओपन करना है, टंग के ऊपर प्रेस करना है ताकि पेशेंट को इंजरी ना हो। प्लेस टॉवल अंडर द पेशेंट्स हेड है टू कैच मास्क आल्सो, ठीक है, मास्क भी आप पहनेंगे, ग्लव्स भी पहनेंगे और जो आजकल सिचुएशन चल रही है, जो हालात हैं, आप गॉगल्स भी पहनोगे, किसी किस्म की उसकी ऑरल स्क्रीशन वगैरह आपकी आंखों में ना जाए, ठीक है। फिर उसके बाद है आपने टॉवल रखना है ताकि जो है वो कैच कर ले स्क्रीशन का। यूज़ पैडेड टंग ब्लेड आपने यूज़ करनी, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। फिर आपने बी श्योर टू यूज़ ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। आप जो सोल्यूशन, जैसे कि आप क्या यूज़ करते हो, लिस्ट्रीन यूज़ करते हो या फिर उसके अलावा क्या एनजिक्लोर माउथ वॉश आजकल आप यूज़ करते हो, तो उसको आपने क्या करना है, जब आप किसी बॉटल के अंदर, जार के अंदर सोल्यूशन बना लिया और उसमें डिप करते हो अपने जो है वो स्वैब को, माउथ वॉश के लिए जो स्वैब बनाया है, तो उसको स्क्वीज़ कर लो, उसको स्क्वीज़ करके फिर उसको यूज़ करो पेशेंट के माउथ वगैरह के लिए, ताकि जब वो अंदर गले के अंदर वो सोल्यूशन गिरे ना और पेशेंट को एस्पिरेशन ना करवाए। फिर उसके बाद है ऑलवेज अज्यूम द अनकॉन्शियस पर्सन कैन हेयर यू। हमेशा एक बात याद रखो कि आप अपने माइंड में ये रखो कि पेशेंट मुझे सुन सकता है, पेशेंट मेरी बात को सुन रहा है, मुझे समझ रहा है, और फिर आप उससे बात करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करो। आप उन्हें बताओ कि मैं ये प्रोसीजर करने लगा हूँ और जो है इस दौरान आप ऐसा फील करेंगे, आपने मेरे साथ ताउन करना है, मैं आपका माउथ जब वॉश करवाऊँगा तो उसके बाद आपको टेस्ट अच्छा लगेगा, आपको सांस लेने में भी अच्छा लगेगा, आपको स्मेल नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है। तो उससे क्या होगा, आप यही समझें कि पेशेंट मुझे सुन रहा है, चाहे पेशेंट अनकॉन्शियस है, चाहे कोमा में है, और सारा प्रोसीजर उसको मस्ट एक्सप्लेन करें, ठीक है। समझ आ गई सबको? कोई कन्फ्यूजन, कोई बात पूछनी है, क्वेश्चन कर लो जल्दी से, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। किसी का कोई क्वेश्चन है? आस्क क्वेश्चन बच्चों।
समझ आ गई सबको? किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ये लेक्चर अच्छा असाइनमेंट आप लोगों को मैंने बता दिया, मैं आपको ग्रुप में टेक्स्ट कर देती हूँ। दूसरा मैंने आपको वो सेंड कर दिया हुआ है। आपका ये लेक्चर भी आपके गूगल क्लासरूम पे भी चला गया हुआ है। इसके अलावा हमारा जो शालामार ई लर्निंग प्रोग्राम है, मॉडल है, उस पर भी चला गया हुआ है। आप वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है? कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज शाम में अब जो वीकेंड है इसमें वीकेंड एंजॉय करो और साथ में अपना नेक्स्ट लेक्चर भी पढ़ो, ठीक है? इसके बाद मेरा आपके साथ ट्यूसडे को लेक्चर है और थर्सडे को 2 लेक्चर हैं। ठीक हो गया? चलो, ओके, खुदा हाफिज़।